सभी को डॉक्टर नरेश कुमार पालीवाल का नमस्कार। आज आपका BA BEd BSc BEd 4th ईयर में असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे, जिसमें सीखना, अधिगम, है ना, इनकी बातें अपन ने करी थी। सीखने के नियम अपन ने बताए थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, है ना, जिसके अंतर्गत 3 नियम बताए थे: अभ्यास के नियम, परिणाम के नियम व तत्वता के नियम। अन्य नियम के अंतर्गत भी कुछ अपन ने बताए थे, नवीनता का नियम व प्राथमिकता का नियम। आज हम सीखने के गौण नियमों के बारे में पढ़ेंगे। सीखने के गौण नियम। इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम है, परंतु हम कुछ की चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहला जो नियम है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा जो है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा जो नियम है, संबंधित परिवर्तन का नियम। परिवर्तन को कहते हैं परिवर्तन का नियम। चौथा, आत्मीकरण का नियम। पांचवा, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे मान लीजिए उद्देश्य का नियम, यहाँ पर अपने चौथा, पांचवा, छठा उद्देश्य के साथ में परिपक्वता का नियम, सातवां, आठवां जो है निकटता का नियम, नौवां जो है अभ्यास व वितरण का नियम। इस प्रकार से 9 से 10 नियम हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आंशिक क्रिया का नियम। इनके अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को कर लेता है उसे छोटे छोटे अंशों, छोटे छोटे भागों में बांट लेता है। इस प्रकार छोटे छोटे भागों, अंशों और विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देते हैं। छोटे छोटे अंशों को शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है। अतः यह नियम जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है अंश से पूर्ण की ओर। आपने देखा होगा, यदि कोई भी चीज़ अपन पढ़ाते हैं तो उसे संक्षिप्त रूप में पढ़ाते हैं तो
जब संक्षिप्त रूप में पढ़ाते हैं, छोटे छोटे अंशों में पढ़ाते हैं, टुकड़ों में, भाग में या खंडों में जब उसको करते हैं तो इतना सरल हो जाता है कि वह पूर्ण की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र प्रारंभ होता है? अंश से पूर्ण की ओर। दूसरा जो है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति नया काम सीखता है तो उस काम के प्रति अनेक प्रकार की और कई प्रतिक्रियाएं होती है या कई प्रतिक्रियाएं वह देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम कई प्रकार के उपायों से और कई प्रकार के विधियों के प्रयोग से उस काम में सफलता हासिल करते हैं। कई बार प्रयास करने के उपरांत हमें पता चलता है कि काम को करने का ठीक उपाय या ठीक विधि या प्रविधि अथवा तरीका अथवा शैली क्या है। इस नियम का सिद्धांत भी प्रयास और मूल के सिद्धांत से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रयास व भूल के सिद्धांत के आधार पर है ये बहुप्रतिक्रिया। तीसरा जो है परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम भी इसे कहते हैं। साहचर्य का सिद्धांत या साहचर्य परिवर्तन का नियम इस पर लागू होता है। यहाँ पर पहले इस नियम से अभिप्राय यह है कि पहले से सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जाता है, परंतु यह जो दूसरी परिस्थिति है वह पहली परिस्थिति के समान ही होती है। इसमें क्रिया के स्वरूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु परिस्थिति अवश्य परिवर्तित हो जाती है। आपने साहचर्य का नियम, साहचर्य का सिद्धांत या नियम जो भी है इस पर लागू होता है। साहचर्य मतलब समान परिस्थितियों के अनुसार जो घटनाएं होती है उन समान परिस्थितियों में क्या होता है? एक रूपता होती है। तो परिस्थितियाँ भले भिन्नता लिए हुए हो, परंतु कार्य जब अपन करते हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य वहाँ पर होता है। यहाँ पर ये बात है, जैसे उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाने पर उसकी माँ उसकी वस्तुओं को वैसे ही प्यार करती है जिसे वह बच्चे को करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसमें अपने बच्चे को वह देखती है। अगला जो सिद्धांत है आपका आत्मीकरण का सिद्धांत, यह भी बहुत अच्छा सिद्धांत है। आत्मीकरण में नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर दैनिक जीवन के अनुभवों को जोड़ा जाता है। इससे क्या है, कोई भी जो पाठ्यक्रम होता है जब उसको अपन पढ़ाते हैं तो उसको दैनिक जीवन की घटनाओं से जोड़ा जाता है और छात्रों को पूर्व ज्ञान को जांचा जाता है। जांच करके नवीन ज्ञान को उसे वो किया जाता, नवीन ज्ञान से उसको सहसंबंध स्थापित करके जोड़ा जाता है। तो छात्रों को अधिक से अधिक वो बात समझ में आती है। इस नियमानुसार सीखने का आधार पिछला ज्ञान होता है अथवा पूर्व ज्ञान होता है। बालक बालिकाओं को जो नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है उसका संबंध उसके पूर्व अनुभवों, पूर्व ज्ञान से किया जाता है। पूर्व अनुभव व ज्ञान से संबंध स्थापित कर देने पर नवीन ज्ञान स्थायी हो जाता है। यह बालक के ज्ञान का एक हिस्सा बन जाता है। जब तक नए ज्ञान में नयापन आता रहता है तब तक बालक बालिका उसे आत्मसात कर
अपने ज्ञान को स्थायी बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को आत्मीकरण का नियम कहते हैं। इसके अंतर्गत ज्ञात से अज्ञात के सूत्र का अपनाया जाता है। कितनी अच्छी बात कही है, ज्ञात से हो जाएगा ये अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात का सूत्र। आपने देखा होगा, ज्ञात से अज्ञात मतलब जो मालूम हो, से अज्ञात की ओर जाना। मान लीजिए आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, उस पाठ में हिंदी का पाठ अगर पढ़ा रहे हो और हिंदी के पाठ में आपका क्या नियम आता है, अभ्यास का नियम आता है। तो जब अभ्यास का नियम आता है तो बार बार कोई कार्य करते हैं, अर्थात बार बार किसी कार्य का अभ्यास अपने व्यवहार में करते हैं, तो वह अभ्यास करने पर वो क्या होता है, उसके ज्ञान के स्थायीकरण की ओर हम अग्रसर होते हैं। हिंदी में दुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के मतलब बार बार अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, यदि वो बार बार अभ्यास करता है तो वह उस क्षेत्र में पारंगत बनता है। रसरी आवत जावत है मतलब रसी, जब उन्होंने कुएं का उदाहरण दिया है कि कुएं से जब पानी निकालते हैं तो निकालते समय जिस रस्सी या गिर्री से जो पत्थर होता है या जो इसकी लकड़ी की गिर्री होती है, उसमें यदि रस्सी घिसती है तो घिसने पर बार बार क्या होता है, उस पर निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बार बार और बारंबार यदि अभ्यास करते हैं और उस चीज़ को अपन पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही हम स्थायीकरण की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर ये बात आ रही है। अगला जो है आपका मनोवृत्ति का सिद्धांत, ये भी बहुत अच्छी बात है। मनः वृत्ति है ना, ये अगर अपन देखेंगे तो इसे अभिवृत्ति भी कहते हैं। वहाँ नहीं आ रहा है शायद, अभिवृत्ति भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य के प्रति व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, मनःवृत्ति होती है, उसी के अनुरूप ही वह व्यक्ति उस कार्य को सीखता है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वह उस कार्य को करने में या तो सफल नहीं होता है या सफल होता है। उस कार्य को करने में बहुत विलंब होगा या उस कार्य में कई त्रुटियां रह जाएगी, है ना। तो कई सारी बातें होती है। इन नियमों को ध्यान में रखकर अध्यापक को पढ़ाने से पूर्व या नवीन ज्ञान देने से पूर्व या बालकों को प्रेरणा देकर उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। इसमें मनोवृत्ति मतलब किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानसिक रूप से उनको तैयार करना पड़ता है। जब मानसिक रूप से बालक बालिका तैयार हुए ही नहीं हैं तो वह ज्ञान आपको नहीं, मतलब ज्ञान का स्थायीकरण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आज किसी छात्र छात्रा की या लगभग कक्षा कक्ष में जो छात्र छात्राएं हैं उनकी पढ़ने का मन नहीं है। जब पढ़ने का मन नहीं है तो आप उनके मन को भाप करके और उन्हें ये कहिए कि आज हम चलो 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे, आधा घंटा ही पढ़ेंगे और आधा घंटा हम कुछ अन्य क्रियाएं करेंगे। परंतु जब वो आधा घंटा आप पढ़ाओ तो उनमें आप उनकी रुचि, है ना, रुचि का सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यदि आप उनको पढ़ाओगे तो उन्हें अच्छी तरह से याद होगा। आपको ये ध्यान रखना है
कि आप आधा घंटा ही पढ़ाए और आधा घंटा जो वे क्रिया करने के लिए कह रहे हैं बालक बालिकाएं, उस क्रिया को आपको करना पड़ेगा। तो जिनका मन नहीं लग रहा है वे भी आधा घंटा तो आपका मन लगा करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला जो है आपका उद्देश्य का नियम है ना। कोई भी कार्य यूं ही नहीं किए जाते हैं, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित होता है। उन उद्देश्यों पे चलकर ही नियमों की प्राप्ति होती है। नियम हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्यों कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर उत्तर होगा कि हमें तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना है, अथवा द्वितीय श्रेणी बनना है, अथवा आगे भविष्य में हम एमए एमकॉम एमएससी करेंगे और प्रथम श्रेणी के अध्यापक अध्यापिका बनेंगे। कुछ की और भी इससे ऊपर जाने की मंशा होगी तो वो और इससे ऊपर भी जानना चाहेंगे। आपका लक्ष्य क्या है कि आपको शिक्षक बनना है। शिक्षक आप कब बनोगे? जब बीए बीएड या बीएससी बीएड के उद्देश्यों की पूर्ति करोगे, अर्थात सिलेबस में, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम में वो सभी बातें सैद्धांतिक रूप से, प्रायोगिक रूप से, आप इंटर्नशिप करने जाओगे उस रूप से, सैद्धांतिक में कई प्रकार के जो ज्ञानवर्धक बातें हैं उन पर खरे खरे उतरोगे तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो जब तभी आप सीख पाओगे चलना, है ना। चलना का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो सामान्य चलना, विषय पर चलना, विषय पर पकड़ होना आपकी। तो विषय पर जब पकड़ होगी तो उसको किस तरह से प्रचारित करोगे? शिक्षण के माध्यम से। शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करके आप अपने शिक्षण कार्य में निपुणता, दक्षता समय रहते हासिल करोगे। तो ये सीखने के गौण नियम में आता है। परिपक्वता का नियम, मैच्योरिटी जिसको अपन कहते हैं बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अनेक प्रकार की परिपक्वता के बारे में अपन ने सिलेबस में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में चर्चा करी है। परिपक्वता का अर्थ यहाँ पर ये है कि एक तो उम्र के अनुसार परिपक्वता आती है और एक जो विषय अपना होता है उस विषय के अध्ययन अध्यापन में जब जैसे जैसे चीज़ें अपन पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ में हमें कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। उन अनुभव के माध्यम से परिपक्वता, विषय की परिपक्वता और शिक्षण की परिपक्वता समय रहते आती है। तो इन नियमों में परिपक्वता का नियम भी बहुत जरूरी है। कहते हैं समय के अनुसार परिपक्वता का आना बहुत आवश्यक है। यदि परिपक्वता नहीं आती है और समय चले जाता है तो हमें केवल लकीर पीटने से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई की एक उम्र है, आपके नौकरी में आवेदन करने की भी एक उम्र है और सीखने की कोई उम्र नहीं है। सीखना ताउम्र चलता रहता है, परंतु सीखने में बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समय रहते हमें वो सीखनी पड़ती है। ये सभी बातें परिपक्वता में आती है। निकटता का नियम, निकटता का मतलब यहाँ पर प्रत्येक विषय वस्तु दूसरे विषय वस्तु से कहीं ना कहीं क्या है, संबंधित है ना। कैसे संबंधित है? जैसे सभी विषय क्या है, भाषा पर आधारित होते हैं। अर्थात आपका मोड ऑफ मीडियम क्या है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, तेलुगु है, तमिल है, इत्यादि इत्यादि। यदि हमें भाषा का सटीक ज्ञान है तो दूसरे विषय का आधा ज्ञान तो हमें ऐसे ही आ जाएगा। निकटता का संबंध की मैं बात कर रहा हूँ। तो विज्ञान का हिंदी से संबंध है, हिंदी का गणित से संबंध है, गणित का अन्य विषय से संबंध है। हालांकि गणित विज्ञान एक तरह चलते हैं और यदि आपने मानविकी के विषय लिए हैं, आर्ट्स के विषय लिए हैं तो उसमें भाषा के साथ में चलती है और मानविकी सामाजिक अध्ययन व के अंतर्गत जो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र है ना, क्या है, अध्यात्म के जो विषय हैं, दर्शन,
और अर्थशास्त्र और भी अन्य जो है वो सभी में आपस में निकटता का संबंध होता है। हमें उसको एक विषय का दूसरे विषय पर निर्भरता होती है और दूसरे विषय की तीसरे विषय पर निर्भरता होती है। यदि हमें गहनता से निकटता का सिद्धांत समझ में आ जाएगा, है ना, तो यह भी गौण नियम के आता है। और अंत में जो है आपका अभ्यास व वितरण का नियम, अभ्यास वितरण का यहाँ पर ये है। सीखने के अभ्यास, ये बहुत अच्छा नियम है। जब आप पहले अपन बात कर चुके हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावते सिल पर पड़त निशान। यदि आप अभ्यास करोगे तो आपके कार्यों में निखार आएगा। निखार आएगा तो जो विषय को हमने पढ़ा है उस विषय को हम और अच्छा अधिक पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अगला जो है हम आगे चलेंगे। आज हमने इससे पूर्व जो है थॉर्नडाइक के जो नियम पढ़े थे उसी को आगे अपन ने बढ़ाया है। अध्यापक को प्रभावित करने वाले तत्व, कौन कौन से तत्व अध्यापक को प्रभावित करते हैं वो यहाँ पर आएगा। पहला जो है अध्यापक को प्रभावित करने वाले तत्वों में, अध्यापक को प्रभावित करने वाले तत्वों में सीखने वाले से संबंधित कारक होते हैं, अध्यापक से संबंधित कारक होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित कारक होते हैं, वातावरण से संबंधित कारक होते हैं, समूह से संबंधित कारक होते हैं। हम यहाँ पर सीखने वाले से संबंधित कारक के बारे में बात करते हैं। अध्यापक को प्रभावित करने वाले कारक। आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम जो है इसमें सीखने वाले हैं, सीखने वाले। दूसरा जो है इसमें अध्यापक से संबंधित, तीसरा जो है आपका कौन सा है, विषय वस्तु से संबंधित। चलिए हम सीखने वाले से बात करते हैं। सीखने वाले की इच्छा, अर्थात कोई भी कार्य सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। विल पावर जिसको कहते हैं। विल पावर में कौन कौन सी जो बातें हैं वो आती है वो इसमें अपन सीखेंगे। कि भाई मान लीजिए किसी बालक बालिका को किसी विषय में रुचि नहीं है और वो अन्य विषय की जो बात करता है, अन्य विषय की जो बात करता है वो उसके अंतर्गत आती है। सर्वप्रथम जब अपन बात करते हैं किसी की, तो कोई व्यक्ति को किसी विषय में रुचि नहीं होती है तो उस विषय को वो अच्छी तरह से नहीं सीख पाता है। यही कारण है कि बालकों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं मिलती है हमें। जो कार्य को अच्छी तरह से कर लेता है ना, उसकी विल पावर जो होती है अच्छी होती है, तो उस कार्य को वो अच्छा सीख सकता है। हम किसी कार्य को यदि अच्छा नहीं कर पाओगे तो वो बड़े ही खेद का विषय होता है। आकांक्षा का स्तर, सीखने के लिए उसकी स्तर की क्षमता कितनी है। यदि वो उसको सीख नहीं पाएगा तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। इसी में अगला है शैक्षिक योग्यता। सीखने वो कारक तत्व को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक योग्यता आपकी कितनी है। यदि आपकी कम या ज़्यादा है ना, जो जिसकी ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की समझ परिपक्वता उसमें उसकी ज़्यादा होगी। बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अनेक प्रकार के
बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, जिसमें सामान्य बुद्धि वाले, है ना, उच्च बुद्धि वाले, जीनियस, है ना, और भी इसके नीचे वाले मड, मूड, गुड, है ना, डल, कई प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो उतना ही तीव्र सीख पाएगा। इसी में अगला है सीखने वाले की सामान्यीकरण करने की योग्यता। सामान्यीकरण का अर्थ है यहाँ पर जनरलाइजेशन करने की। जब आप कोई भी काम सीखते हैं तो आप में चीज़ों को सामान्य करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप सामान्य नहीं करोगे तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि सामान्यकरण किसी भी चीज़ को जनरलाइज करने की ओर से अपन को देखना चाहिए। जनरलाइज नहीं करते हो तो बड़ा वो मतलब समस्या आती है कि विषय वस्तु को किस तरह से सरल बनाया जाए, सरल बना करके उसको कैसे उसको ग्राह्य किया जाए। अगला है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। यदि आप देखेंगे कि सीखने वाले से संबंधित जो कारक है वो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। वह शारीरिक रूप से सीखने के लिए सक्षम होना चाहिए, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी उसकी बुद्धि है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब कक्षा कक्ष में बैठा है कोई विद्यार्थी, यदि उसका पेट दुख रहा है तो उस दिन का जो शिक्षण कार्य है उसके लिए प्रभावित रहेगा। इसी प्रकार यदि वो घर में कोई घटना हो गई है और स्कूल में आकर के वो बैठ गया है तो बॉडी तो प्रेजेंट है परंतु मेंटली वो अब्सेंट है। तो कई प्रकार की बातें यहाँ पर आती है। परिपक्वता, जिसकी हमने पूर्व में बात करी थी कि समय रहते विषय की परिपक्वता उसमें आनी चाहिए। यदि विषय की परिपक्वता नहीं आती है तो प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी में अगला है अध्ययन विधि व प्रविधि। कक्षा कक्ष में अध्यापक व शिक्षक की अध्ययन प्रविधि और विधि, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि वो विषय की गहराई को किस विधि व प्रविधि से लेते हुए उसको सामान्यीकरण या सरलीकरण करते हैं। अगला जो है इसमें सीखने का समय तथा अवधि। सीखने की समय तथा अवधि कक्षा कक्ष की जो समय सीमा है वो उस पर निर्भर करती है कि कक्षा कक्ष की समय सीमा 45 मिनट है अथवा 1 घंटा है। तो 45 मिनट व 1 घंटा में वो उसकी कार्य योजना बना करके जाए कि 45 मिनट के अंतर्गत वो किस प्रकार प्रस्तावना करेगा, किस प्रकार प्रस्तुतिकरण करेगा, किन विधि व प्रविधियों का उपयोग करते हुए शिक्षण सामग्री को बताते हुए विषय वस्तु को सरलीकरण करेगा, इत्यादि बातें यहाँ पर आती है। अभ्यास, जब वो सभी कार्य कक्षा कक्ष शिक्षण के अंतर्गत कर चुका होता है तो अंत में अभ्यास या गृह कार्य दिया जाता है। तो पिछली कक्षा के जो भी अभ्यास व गृह कार्य दिए हुए हैं कितने लोगों ने करे हैं उसके आधार पर मालूम चलता है। उसके आधार पर ही सीखने की जो अगली जो स्टेप होती है वो आती है। और अंत में है सीखने वाले की अभिवृत्ति, अर्थात कक्षा कक्ष में जब आप पढ़ा रहे हैं कई प्रकार के छात्र छात्राएं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण विषय को ग्रहण करते हैं। कई प्रकार के उसको जो आप पढ़ा रहे हो उसको नकारात्मक लेते हैं और कई प्रकार के उसको सकारात्मकता लिए हुए होते हैं। तो उनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो अपने को सकारात्मकता लिए हुए होनी चाहिए, इसका ध्यान अपने को रखना चाहिए। दूसरा है विषय का ज्ञान। अध्यापक से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ तो विषय के ज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा? शिक्षक का पक्षपात। शिक्षक पक्षपात रहित होना चाहिए, अर्थात जब शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा हो भले ही उसमें उसके कक्षा कक्ष में उसके कोई क्या है रिश्तेदार के कोई पढ़ते हो तो उसके साथ में भी उसका व्यवहार समान होना चाहिए। अर्थात शिक्षण कार्य करते समय सभी के साथ में शिक्षक का समान व्यवहार होते हुए शिक्षण कार्य को क्या है गति देनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ, यदि आपने देखा होगा, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ाई करी है तो उसमें जब आप स्कूल इंटर्नशिप के लिए गए हैं तो अनेक प्रकार की विधियों व प्रविधियों से आपको जानकारी मिली होगी। किस शिक्षण विधि को कौन सी पाठ्य सामग्री में लागू करने पर वह पाठ्य सामग्री सुगम सरल है ना बन जाएगी
जिससे छात्रों का ज्ञान स्थायीकरण की ओर जाएगा। तो शिक्षक को इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अगला, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। व्यक्तिगत भेदें, जब कक्षा कक्ष में आप जाओगे तो कक्षा कक्ष में ही आपको अनेक प्रकार के बालक बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, है ना, इन सभी तरह से व्यक्तिगत भेदों की विभिन्नता आपको ध्यान में रख करके आपको शिक्षण कार्य को प्रारंभ करना पड़ेगा। शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने पर प्रश्न किस बालक बालिका से प्रश्न पूछने पर वो उसका उत्तर दे सकेगा, है ना, इस बात का ध्यान। मान लीजिए कमजोर छात्र है तो उससे उसी प्रकार के प्रश्न पूछे। प्रश्न तो पूरी कक्षा से पूछे जाते हैं, परंतु विशेष जब आप उस पर ध्यान देते हैं तो तीव्र बुद्धि वाले से तीव्र वाले प्रश्न पूछे, उत्तर देने के लिए उनको अग्रसर करें, और कम बुद्धि वालों को कम बुद्धि या सरल बुद्धि वाले प्रश्न ही पूछ सकते हैं। अगला है, मनोविज्ञान का ज्ञान ही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक सामान्य शिक्षक जो होता है और एक जो बीएड कोर्स या एसटीसी या अन्य इससे टीचिंग कोर्स का जो कोर्स करके अगर पढ़ाता है तो उससे मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। मनोविज्ञान के ज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के ज्ञान समाहित होते हैं। उसमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार बालक से व्यवहार करते हुए शिक्षण कार्य को गति देनी चाहिए। इसी में अगला है, समय सारणी का निर्माण करना। समय सारणी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। समय सारणी का निर्माण करते समय कठिन विषयों, सरल विषयों और सृजनात्मक विषयों का ध्यान रखना चाहिए कि इनमें तालमेल बराबर हो। अगला इसमें है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। आज की जो शिक्षा है शिक्षक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित शिक्षा है। आपने देखा होगा कि शिक्षक केंद्रित जो पहले शिक्षा थी, शिक्षक बोलता था और कक्षा कक्षा में सभी बालक बालिकाएं क्या करते थे, सुनते थे। परंतु जैसे जैसे विकास हुआ, वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, अर्थात अब बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का सारी बातें होती है। इसी में अगला है, अनुशासन या स्व अनुशासन। अनुशासन के अंतर्गत डिसिप्लिन आता है। यदि कोई भी कार्य अनुशासन के बगैर होगा तो वह अस्वस्थ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य जो प्रकाश है समय पर नहीं दे तो पृथ्वी का क्या होगा, इसी प्रकार चंद्रमा का होगा, इसी प्रकार अन्य चीज़ें होती है। तो विद्यालय समय पर खुलता है और समय से बंद होता है। कक्षा कक्ष में भी जो पाठ्यक्रम होता है उससे एक निश्चित समय पे करना पड़ता है। सभी को अनुशासन में रहते हुए उस पाठ्यक्रम की ओर अग्रसर होना पड़ता है। यदि अनुशासन में रहेंगे तो बहुत से अच्छा ज्ञान जो सकारात्मकता लिए हुए है वो अपने प्राप्त होगा। अध्यापक के पढ़ाने की इच्छा, ये भी बहुत अच्छा बिंदु है। कई प्रकार के अध्यापक अध्यापिकाएं कई विषय के विभिन्न विविधताएं, विभिन्न प्रकार की एक से दूसरे से भिन्नताएं रखते हैं। तो अध्यापक व अध्यापिका को विषय का सर्वप्रथम ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ वह विषय किस प्रकार कक्षा कक्षा में प्रचार व प्रसारित करेंगे उसका ज्ञान भी उसे होना चाहिए। शिक्षण विधियों व प्रविधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। इससे अच्छा कि इससे पहले कि वह एक शिक्षक है तो शिक्षक की एक विल पावर, जो इच्छा जो होती है, विल पावर भी होना चाहिए कि मैं इस विषय को क्या है रुचिपूर्वक पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, इत्यादि बातों का ध्यान भी रखा जाता है। अध्यापक का व्यक्तिगत प्रभाव भी इस पर पड़ता है। व्यक्तिगत प्रभाव क्या होता है, साहित्य वाला जो शिक्षक होता है या शिक्षिका होती है तो वह साहित्य में रुचि रखती है, अर्थात उसके प्रार्थना सभा में जब उसकी प्रार्थना कराई जाती है तो वो उचित ताल लय का उपयोग करते हुए प्रार्थना की तैयारी कराती है। इसी प्रकार संगीत शिक्षक होता है तो वो संगीत का ज्ञान देता है। तो आपको अध्यापक का व्यक्तिगत प्रभाव भी पड़ता है। तो अध्यापक जो होता है उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि भी उसे विषय का ज्ञान हो, साथ ही साथ बालक के मनोविज्ञान का ज्ञान हो, उसकी दिनचर्या अच्छी हो, क्योंकि वो उनका जो अनुकरण है बालक बालिकाओं पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। और यदि वो आदर्श लिए हुए नहीं होगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी बालक बालिकाओं पर पड़ेगा। अगला जो तीसरा बिंदु है, विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार।
तो तीसरा क्या है आपका, विषय वस्तु से संबंधित कारक है ये। तो विषय वस्तु का आकार, किसी भी शिक्षण कार्य को करने से पहले सबसे पहले उसका आकार देखा जाता है कि विषय वस्तु का आकार कैसा है। विषय वस्तु का आकार यदि अच्छा है तो आपका जो पढ़ाने का जो है वो सफल होगा। आकार से मतलब ये है कि पूरी विषय वस्तु इकाई या दैनिक पाठ को तो आप पढ़ा नहीं सकते हो, परंतु आपको चयनित करना पड़ेगा कि मैं 50 मिनट में अथवा 45 मिनट में अथवा 1 घंटे में कितने विषय को मैं लूँ ताकि मैं पढ़ा सकूँ। उसमें उचित विधि प्रविधि शिक्षण को उपयोग करते हुए प्रश्नोत्तर प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, है ना, इन सभी का ध्यान रखते हुए आपको विषय वस्तु का प्रचार प्रसार करना होगा। विषय वस्तु को अगला जो है जीवन से संबंधित उदाहरण। जब विषय वस्तु को पढ़ाते हो तो उसको दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करना पड़ता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करते हुए नवीन ज्ञान का उसे अग्रसर करना पड़ता है। यदि जीवन से संबंधित उदाहरण आपने उसको नहीं दिए हैं तो उसका समसामयिक ज्ञान क्या है पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी में अगला है विषय वस्तु का क्रम। जब कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो उसे विषय वस्तु के क्रम को अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। क्रम मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको पढ़ाना पड़ता है। यदि श्रृंखलाबद्ध और क्रमबद्धता नहीं रखी तो विषय वस्तु का आनंद जाते रहता है। विषय वस्तु की भाषा, आपकी जो भाषा है या पाठ्यक्रम की जो भाषा है उसमें अंतर होता है। पाठ्यक्रम की भाषा है वो साहित्यिक भाषा लिए हुए होती है या उसमें अनेक प्रकार की तकनीकी या टर्मिनोलॉजी होती है। उसको आपको 2 से 4 बार पढ़ करके अपनी सामान्य भाषा में सामान्यीकरण करना चाहिए। पढ़ाते समय सामान्यीकरण बोलचाल की भाषा का उपयोग करते हुए हम विषय वस्तु की भाषा को सामान्यीकरण के माध्यम से अच्छा करके उसकी गहनता व गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसी में अगला है विषय वस्तु का रुचिकर होना। विषय वस्तु को रुचिकर बनाना आपके हाथ में है कि कोई विषय है और यदि उसमें चित्र बन सकता है, मॉडल बन सकता है, अथवा साहित्य का विषय है तो कोई कविता गेय पद्धति से आप गा सकते हो, है ना, रस ताल का आप उपयोग कर सकते हो, तो कितना आप रुचिकर बना सकते हो। इससे क्या होगा, कक्षा कक्ष विषय की ओर अग्रसर हो जाएगी। इसी में अगला है विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता। कोई भी कार्य यूं ही नहीं किया जाता है, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आज की जो विषय वस्तु दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत है, उस दैनिक पाठ योजना में आपने कहाँ तक उस उद्देश्य को प्राप्त किया है, तो ये पाठ के पूर्व में विशिष्ट उद्देश्यों में उसकी पूर्ति लिखी होती है। जब उस पाठ को पढ़ाते हैं तो उसकी पूर्ति समय रहते हमें देखने को मिलती है। वातावरण से संबंधित कारक भी होता है। आपकी जो विद्यालय है वह विद्यालय शुद्ध वातावरण में होना चाहिए। उसमें प्रकृति का कोलाहल तो होना चाहिए, परंतु शोर शराबा, माइक, है ना, या डिस्टरबेंस, कई प्रकार के शोर शराबे नहीं होने चाहिए। यदि होते हैं तो वह विषय की गहराई तक न पहुंच करके वह भटकाव की स्थिति में आ जाता है और वातावरण की ओर आकर्षित हो जाता है। और कई प्रकार के जो वातावरण होते हैं, मान लीजिए गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, उसके बचाव आपने नहीं किए तो एक प्रश्न चिन्ह वहाँ पर लगता है। कक्षा का वातावरण, जब आप कक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उसका वातावरण आपको प्रभावित करता है। मान लीजिए आप पिछली कक्षा में गए हैं, पिछली कक्षा से नवीन कक्षा में गए हैं और वहाँ का पूर्व जो कालांश है या पीरियड जो है वो रिक्त रहा है, खाली रहा है, तो कक्षा अस्त व्यस्त आपको दिखेगी। सर्वप्रथम आपको कक्षा को नियंत्रित करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। सब लोग व्यवस्थित बैठ जाए। जब छात्र छात्रा व्यवस्थित हो जाए तो उसको विषय की ओर आकर्षित करने के लिए आपको अनेक प्रकार की विधि व प्रविधि का उपयोग करते हुए उसकी प्रस्तावना, उसकी भूमिका और समय आपको बांधना पड़ेगा। इसके अभाव में शिक्षण अच्छा नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक वातावरण, कहते हैं शिक्षण कार्य के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण बहुत ही आवश्यक है। यदि मनोविज्ञान का सहारा शिक्षण में नहीं लिया गया तो शिक्षण कार्य में एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जो एक अच्छा शिक्षक होगा वो मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ होगा और उसका उपयोग करते हुए, उनके सिद्धांतों का उपयोग करते हुए वह अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाएगा। शिक्षा के अनौपचारिक साधन भी होते हैं।
वे कौन कौन से हैं? अनौपचारिक सिद्धांत, पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र पत्रिकाएँ, आजकल तो नेट में भी बहुत सारी जो जानकारियाँ मिल गई वो भी इसमें समाहित हो गई है। तो पुस्तकालय में अनेक प्रकार की जो पुस्तकें होती है, संदर्भित पुस्तकें होती है। यदि हम कोई तैयारी कर रहे होते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के वाचनालय बने होते हैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में। छोटी जो पुस्तकालय होते हैं उनमें छोटा वाचनालय होता है, विश्वविद्यालय स्तर पे होते हैं तो उसमें बड़े बड़े वाचनालय होते हैं विषय व क्षेत्र के अनुसार। तो वहाँ पर हम तैयारी करते हैं। और पत्र पत्रिकाओं में अनेक प्रकार की जो नवीन जानकारियाँ आती हैं, वो विषय से संबंधित भी कोई जानकारी होती है तो उसे हम प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। परिवार का वातावरण, जब पढ़ाई अपन करते हैं तो परिवार का वातावरण भी हमें अच्छा रखना चाहिए। परिवार में कलुषितता नहीं होनी चाहिए। माता पिता से हमें जो हिंदू संस्कृति हो या अन्य कोई भारतीय संस्कृति है या अन्य संस्कृति में जो आपका जीवन बीता है वो आपका क्या है, कलुषिततापूर्ण होना चाहिए। और अंत में है संपूर्ण परिस्थितियाँ। बहुत सारी जो परिस्थितियाँ हैं वह भी इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं और संपूर्ण परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, कुछ परिस्थितियाँ ही अनुकूल है, तब भी आपने ऐसे उदाहरण देखे होंगे जो परिस्थितियाँ नकारात्मक होते हुए भी वे अच्छी पढ़ाई करते हैं। अन्य जो कारण है वही बहुत सारे जो कारण हैं। और आज जो हम हैं यहाँ पर इसका समाप्त करते हैं। अध्यापक को प्रभावित करने वाले जो कारक है, तत्व है, घटक है, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। और भी बहुत सारे बिंदु है, परंतु यही बिंदु काफ़ी होते हैं। तो धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए।